इससे पहले हमने आपके सामने ये चीज़ें रखी कि क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं नेपाल के खुद के हाथ में है कि वो अगर उस चीज़ों को बेहतर कर पाए, उस चीज़ों पे कंट्रोल रख पाए, तो डेफिनेटली वो एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब वो 3 चीज़ें तो सबसे पहली प्रायोरिटी है, वो 3 चीज़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके ऊपर है। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है ओपोनेंट की भी, क्योंकि अब यहाँ पर ओपोनेंट जो है वो काफ़ी टफ आपके सामने होने वाले हैं और अब आपको परफॉर्मेंस देनी है बैट और बॉल से। सबसे पहले वो 3 पॉइंट को मेक श्योर कर फिर आपको उतरना है मैदान पर बैट और बॉल से परफॉर्मेंस देने की। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एरियाज हैं। देखिए, एक लाइन पे कहने के लिए बहुत अच्छा होता है कि 11 प्लेयर्स मिलकर खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, एक टीम वर्क है वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है। लेकिन आप अगर पूरे क्रिकेट का इतिहास उठाकर देखेंगे, जितने भी मैचेस जीते गए हैं या वगैरह वगैरह, जो ट्रॉफीज वगैरह जीते गए हैं, 11 प्लेयर्स टीम में होते जरूर हैं, फील्डिंग जरूर करते हैं, वो भी बॉल फेंक कर देते हैं, कैचेस सब कुछ पकड़ते हैं। लेकिन जिस परफॉर्मेंसेस के दम पर मैच जीता जाता है, ऐसा रेयर ही ओकेजन आज तक हुआ होगा कि पहले नंबर के प्लेयर से 11वें नंबर के प्लेयर ने सारे के सारे प्लेयरों ने उस मैच में परफॉर्मेंस दी हो, या तो बैट से या बॉल से। ये कभी रेयर ही होता है। 4-5 ऐसे स्पेसिफिक प्लेयर्स होते हैं जिनके दम पर उस मैच में उस टीम को जीत मिलती है। फिर नेक्स्ट मैच में वो जो बचे हुए 5 है वो करते हैं, तो जो चले थे 5 पहले मैच में वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाते हैं। घूम फिर के 4-5 ही वो की इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस होती है जिसके दम पर एक टीम एक मैच या फिर एक टूर्नामेंट जीतती है। फील्डिंग के लिए तो 11 आपको लगाने हैं। आप अगर मान के चलिए आपने 11 अपने फुल फ्लेज प्लेइंग इलेवन उतार दी और उसके लिहाज से एक प्लेयर ने परफॉर्मेंस बेहतर नहीं किया, उसकी जगह पे आपने किसी और को फील्डिंग लगा दी, तो उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस वो भी आपके गेंद आते ही थ्रो करेगा और रन आउट या कैच वैच वगैरह के लिए भी जाएगा। तो 4-5 ऐसे जगह हैं जो बहुत क्रूशियल होंगे नेपाल के लिए कि अगर इन जगहों पे परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आई या फिर इन जगहों पे परफॉर्मेंस निकल कर आई तो फिर इंप्रेस करने में आप कामयाब जरूर रहेंगे। बार-बार डेल क्रिकेट इस चीज़ पे प्रेशर देता है अपने वीडियोस में, लगातार ये कह रहे हैं कि डेल क्रिकेट बात कर रहा है यहाँ इंप्रेस करने की। ये याद रखिएगा, डेल क्रिकेट ने पूरी शुरुआत एशिया कप से रिलेटेड जब भी हमने बात की है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में डेफिनेटली हम उस पर आज भी कायम है, वहाँ लर्न कर कुछ नहीं होता। आप कोई पहला वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने नहीं गए थे, वहाँ पर आपको जीतना था, परफॉर्मेंस अच्छी देनी थी, इंप्रेस करना था और जीतना भी था, वो आप करने में जैसे फ्लॉप रहे। लेकिन एशिया कप ने डेफिनेटली जो पैरामीटर होगा वो होगा अच्छा क्रिकेट दिखाकर, क्योंकि आप पहली बार वहां पर गए हैं हिस्ट्री में, अच्छा क्रिकेट दिखाकर और ओपोनेंट के खिलाफ भी पहली बार खेल रहे हैं पाकिस्तान की अगर हम बात करें ओडीआई में, तो यहाँ पर आपको इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देनी होगी, अच्छा क्रिकेट दिखाना होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री मिल जाएगा कि नहीं चलिए लड़के गए थे, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इंप्रेस किया, वेल डन गाइस। तो इसके लिए 3 चीज़ें जो हमने कल बात की वो तो आपके हाथ में, वो तो आपको करना ही करना है, क्योंकि वहां पर डावाडोल हुआ तो ये सारी चीजें बेमानी हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन यार इसके बाद अब सीधे इस मुद्दे पे आता हूं मैंने पूरा समझा दिया कि आखिर क्या चीज़ करनी है, कौन से वो एरियाज हैं। पहले बैटिंग की बात करते हैं, कौन से वो डाउन्स हैं जो आपके हिसाब से लगता है कि इन डाउन्स में से परफॉर्मेंस निकल के आनी जरूरी है अगर आपको इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इंडिया और पाकिस्तान के सामने प्रेजेंट करना है तो? नहीं, ज़रूर। देखिए, जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम बात करें बैटिंग वे से देखें, सबसे पहले हो जाते हैं ओपनर्स में से अगर कोई एक जना हो। यहाँ पर हम इम्प्रेसिव की बात कर रहे हैं, जो ये परफॉर्मेंस जो होगी वो सीधा छाप छोड़ेगी दूसरे टीम के फैंस और दूसरे टीम के जो भी एक्सपर्ट्स हैं और कमेंटेटर्स हैं, वो तारीफ ही करते हुए नजर आएंगे अगर जो हम कह रहे हैं वो अगर चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हो जाता है रियलिटी में उस दिन 30 अगस्त को सच में ये हो जाए या 4 सितंबर को ये हो जाए, कुछ दोनों मैचों में से, सबसे पहले है ओपनर्स में से कोई एक जना लॉन्ग रन के लिए अगर चल जाए, लंबा टिक जाए, हो जाए अगर कि हाँ 25, 30, 35 ओवर खेल के आउट हुआ हो तो बड़ा काम आएगा। तो टीम के परफॉर्मेंस पे वो सीधा एक छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे और टीम भी बहुत बेहतरीन करती हुई नजर आएगी। ये पहला स्टेप है अगर ओपनर में से कोई एक जना चल जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक स्टेप होगा एक सक्सेस के लिए, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस शो कराने के लिए ये पहला स्टेप है। ओपनर में से कोई एक जना 25-30 ओवर तक जाए, जैसे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ ओपनर गए थे, वहां दोनों चले गए थे, लेकिन यहाँ एक भी चला जाएगा तो बहुत होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ पर बात आ जाती है नेक्स्ट फेज की, बैटिंग यूनिट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो डाउन ऑर्डर होगा वो यार कौन सा है और क्यों वो इतना ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है, क्यों, और वो कहीं ना कहीं फॉर्मेट से भी जुड़ा हुआ है। जरूर। देखिए, अगर अब बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली हो जाते हैं वन डाउन की जो बात है, यहाँ ऑब्वियसली है, क्योंकि जिस तरीके से वन डाउन तो बहुत बड़ा एक क्रूशल रहता है। अगर हम बात करें इस मिड फेस में 50 ओवर के क्रिकेट में जो लंबा चला जाता है क्रिकेट, उसकी वजह से ये डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डाउन यहाँ पर अगर बढ़िया रन बन गए
बढ़िया रन से मेरा मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है, हमारे दिमाग में ये है कि नेपाल की टीम खेल रही है इंडिया और पाकिस्तान से, ना कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ खेल रही है, ये नहीं है। हम चाह रहे हैं इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, यानी कि आप 40 तक पहुँचे, 45 तक पहुँचे, अच्छा हाफ सेंचुरी जमा दें या थोड़ा सा टिक जाए वहाँ पर, बढ़िया करके अच्छा खेलें अच्छे स्ट्राइक रेट से, ये इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शतक मार के आप टीम को जिताने के लिए आगे बढ़ जाए, वो हो जाए तो बहुत बड़ा मिरेकल है, नहीं हो रहा है इम्प्रेसिव है, काफ़ी है उतना। तो खैर वन डाउन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर वो जिस तरीके के शॉट से बचे, इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, अगर उस तरीके का शॉट खेला जिस तरीके का हमने देखा है वन डाउन के नेपाल के बैट्समैन से, जी हाँ, जिस तरीके से क्रिकेट खेला था, तो बहुत ज़्यादा एक खुद में एक डिसअपॉइंट होगी और साथ साथ में दुनिया भर में डिसअपॉइंट होगी, क्योंकि एशिया का खाली 2 कंट्री के बीच में नहीं है, पूरे एशिया के बीच में है, सब देखेंगे, वर्ल्ड में भी देखेंगे इसे, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर आप डिसअपॉइंट करते हुए नजर आएंगे अगर वन डाउन भी इस तरीके के खेल कर चलेगा। लेकिन जैसा हमने कहा, ओपनर में से कोई एक और वन डाउन अगर ये आगे बढ़कर साथ दें तो ज़रूर आप इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस की तरफ अपने कदम जोरों से बढ़ा दें। बिल्कुल, यहीं पर बैटिंग यूनिट की बात खत्म नहीं होती। बैटिंग यूनिट में यहाँ पर 2 और सेक्शन यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तीसरे बैटिंग सेक्शन की, तो वो आ जाएगा थर्ड डाउन। बिल्कुल थर्ड डाउन में जो प्लेयर यहाँ पर आते हैं, वो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्टर है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर ओपनिंग में से एक हो गया, आपने तो सही बताया, शुरुआत अच्छा रहा, उसके बाद वन डाउन यहाँ पर हो गया, उसके बाद बीच के फेस की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद बात कर रहे हैं थर्ड डाउन पे। लेकिन यहाँ पर थर्ड डाउन पे इस तरीके के प्लेयर जो कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट को अपने हायर रखकर खेलना चाहते हैं, और वो प्लेयर हम देखते हैं प्लेइंग 11 में लगभग हमें लगता है कि वो प्लेयर वहाँ पर कुशल मल्ला जरूर है। जी हाँ, लेकिन कुशल मल्ला को वो परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि उनका जो यूनिट है खेलने का, इस तरीके का तरीका है, वो स्ट्राइक रेट को काफी बढ़ाकर और मेंटेन कर खेलते हैं। लेकिन रिसेंटली हमने देखा अवे गेम्स में इमर्जिंग, माफ कीजिएगा, जो इमर्जिंग एशिया कप, इन सब में ही उन्होंने कहीं ना कहीं एक आध शॉट्स अच्छे खेले, उसके बाद अपना विकेट थ्रो करके चले गए। ये चीजें से उन्हें बचना होगा, क्योंकि ये डाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका स्ट्राइक रेट जिस तरीके का रहेगा, अगर 90 से ऊपर के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर थर्ड डाउन पर आकर अगर कुछ देर तक वो टिक जाए और कुछ रन्स निकाल दें, तो डेफिनेटली आप एक और जो हेल्प आपको ओपनर में से एक वन डाउन से जो हेल्प मिलेगी, उसके तहत आप एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो ऑटोमेटिकली इंप्रेसिव परफॉर्मेंस में आ सकता है। और एक और डाउन यहाँ पर रहने वाला है, जो भी बैटिंग यूनिट की देखें हम, तो ये डाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो है ऑलराउंडर्स में से किसी एक का बैट के थ्रू चलना। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जो होता है, जब 5 ओवर 6 ओवर रह जाते हैं, तब बड़ी तेजी के साथ फिनिश करना भी एक रोल है। बिल्कुल, वो एक आर्ट है, फिनिश करना भी एक आर्ट है। शुरुआत आपने अच्छी की है तो फिनिश भी आप कैसा करेंगे, ये एक आर्ट होता है टीम का, कि टीम का बल्लेबाजों का, कि बल्लेबाज कर पा रहे हैं। यानी खैर, तो जब लास्ट के 5-6 ओवर में हम देखते हैं, जिस तरीके से हमने देखा था जिम्बाब्वे के खिलाफ, हमें नजर आया था एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे, लेकिन हम उसको ले लेते हैं। खैर, कितनी अच्छे पोजीशन पर थी नेपाल वहां पर, 170-72 पे जरूर। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से हाल हुआ, टीम 200 कुछ पर ही 260 या शायद 70-80 का, हाँ ऐसे तकरीबन रह गई, लेकिन कहाँ एक वक्त को जा रही थी, 340-45 का स्कोर लग रहा था। लेकिन बहुत ही पुअर क्रिकेट खेला आखिरी के 5-6-10 ओवरों में टीम ने, और थोड़ा विकेट गंवा दिए। एग्जैक्टली वो यहाँ होने से बचाने के लिए किसी एक ऑलराउंडर को बहुत बेहतरीन खेलना होगा, लास्ट मोमेंट तक जाना होगा, और दिमाग में कोशिश करनी चाहिए कि मुझे खेलना है बॉलर्स के साथ भी, और मेरे साथ जो बल्लेबाज जो भी खेलेंगे 5-6 ओवरों में, 7 ओवरों में, उनके साथ भी खेलना है, और 50 ओवर खेल के जाना है, क्योंकि यहाँ पर बात है इम्प्रेस करने की। यहाँ पर इम्प्रेस करने की बात है, तो इससे बहुत अच्छा एक इम्प्रेस होगा कि आपने 230 या 230 अराउंड आपने स्कोर भी लगा दिया, और आपने बेहतरीन सी, आप ऑल आउट भी नहीं हुए, और आप 50 ओवर भी खेल के आए हैं। बहुत तारीफ की बात होगी। और उसमें ये जितने भी डाउन्स हमने बनाए, इनका रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर मान लीजिए 230 पहुंच भी गए, ये गारंटी देता है डेली क्रिकेट कि अगर नेपाल 230 पहुंच रही है किसी मैच में, तो आप देख लीजिएगा इसी वीडियो को उठाकर कि इन्हीं चारों डाउन में से कोई 2 या 3 प्लेयर चल गए होंगे जो 230 टीम पहुंच गई। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए ये इम्पैक्ट इतना रखते हैं। ये जिस डाउन के हमने बताए ओपनर्स में से एक वन डाउन, उसके बाद थर्ड डाउन का प्लेयर, स्पेसिफिकली वो प्लेयर होना चाहिए थर्ड डाउन में जिसकी स्ट्राइक रेट का इशू कभी रहता है और वो कुछ देर टिके, और एक दो ऑलराउंडर्स में से कोई एक थ्रू बैक, ताकि फिनिश करने में टीम को दिक्कत ना हो। क्योंकि फिनिश में नेपाल की टीम ने कई इतिहास में से कई मैचेस हैं, फिनिश करने में बहुत अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन फिनिश में डाउनडोल हो गई, और जो है अच्छा खासी शुरुआत को टीम ने गंवा दिया। ये तो बात
बात हो गई बैटिंग यूनिट की। बैटिंग यूनिट में अगर नेपाल ने अच्छा किया और 50 ओवर पूरे कंप्लीट किए, इम्प्रेस करने में कामयाब हुए, तो आप देखेंगे इन्हीं 4 डाउनों में से मेजॉरिटी ऑफ डाउन के प्लेयर्स जो हैं उन्होंने परफॉर्म जरूर किया होगा। अब बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलिंग में इंप्रेस करना ये एक अपने आप में यहाँ पर सरदर्द और बहुत ज्यादा। जी हाँ, बैटिंग में भी सरदर्द है, लेकिन बॉलिंग में भी यहाँ पर एक सरदर्द है, और यहाँ पर एज अ पेयर काम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये नहीं चलेगा कि जैसे बैटिंग में कहा कि 4 में से 3 भी चल गए तो चल जाएगा, या 2 कुछ लंबा चल गए तो चल जाएगा, लेकिन बॉलिंग में ये दोनों ही सेक्शन को चलना होगा। वो फेस कौन से हैं यार, आप जरूर समझाइए और क्यों। नहीं ज़रूर, देखिए जो पहला फेस है वो ज़रूर मैं समझा देता हूँ यहाँ की नई बॉल का जो फेस है। जी हाँ, शुरू के अगर क्योंकि 7-8 ओवर अगर स्विंग मिल रही है, या शायद अगर थोड़ा सा और स्विंग मिल जाए, अगर लेट स्विंग हो रही है बॉल, चलिए कोई बात नहीं, 10-12 ओवर तक अगर बॉल चली जाए, बॉलर्स लोग अगर पेस बॉलर अगर वो स्विंग करा पाए तो बेहतर। स्पेसिफिकली श्रीलंका नहीं, जी हाँ, वहाँ थोड़ा सा मुल्तान में मैच होगा तो शायद उतनी स्विंग ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, तो वहाँ पर तो शायद 7 या 6-8 ओवर तक ही मिलेगी, लेकिन श्रीलंका में आप 10 ओवर 11 ओवर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा मिल सके। लेकिन अब यहाँ पर पेस बॉलर्स का ज़रूर काम है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि सामने आपके इंडिया और पाकिस्तान जैसी टीमें हैं जिसके ओपनर्स बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ऊंचे लेवल के प्लेयर्स हैं, क्योंकि क्रिकेट ही उनका अलग है और बाकियों का अलग है। खैर, नई बॉल से शुरुआत और ब्रेक थ्रू मिलना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक आप बेहतरीन छाप छोड़ने में कामयाब रह सकते हैं अगर आपको नई बॉल से शुरुआत मिल जाए 2 विकेटों के साथ। और यहाँ विकेटों से मतलब है विकेटें ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 2 विकेट्स, बिल्कुल सही कहा आपने। अब विकेट ही चाहिए यहाँ, उससे नीचे कुछ बात नहीं है। 1 विकेट मिल जाए, हम जैसे कहते हैं, हमने खुद ही कहा है कई बार, चलिए 1 विकेट मिल जाए लेकिन इकोनॉमिक रन रेट कम रहे, वो आपके एसोसिएट के खिलाफ, आपके काउंटर पार्ट के खिलाफ जो आपकी टीम है, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्प्रेस करने का वक्त है, प्लेटफॉर्म है। अगर अगली बार इंडिया से मुकाबला कब हो किसी को नहीं पता, पाकिस्तान से मुकाबला कब हो किसी को नहीं पता। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बेहतर होगा कि आप पहले अटेम्प्ट में अगर आप विकेटें निकाल पाएँ, विकेट गिरा पाएँ, तो बहुत बहुत बेहतरीन शुरुआत होगी। और इस तरीके से आप अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो भी शायद कोशिश होगी यहाँ ज़बरदस्त इम्प्रेस करने की, काफ़ी लास्ट तक ले जाने की, या फिर अगर आप पहले बॉलिंग करा रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि टीम कम से कम स्कोर पर रुक सके। बिल्कुल, तो और सबसे बड़ा प्लेयर्स भी देखना होगा, क्योंकि नई बॉल से अगर पेसर्स को यहाँ पर विकेट्स नहीं मिले तो दिक्कत होगी। अब यहाँ पर आप मान लीजिए पेसर्स ने शुरू में 10 ओवर में, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, 60 पे 0 है, सामने वाली टीम 60-70 पे 0 है, तो अगर विकेट्स नहीं मिले तो वो शुरू के 2-3 ओवर के बाद कहीं ना कहीं अटैक करना चालू कर देंगे, बॉल समझना शुरू हो जाएगा, और पावर प्ले रहता है तो उनके लिए 60-70 रन मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर विकेट्स नहीं गिरे हैं तो उसके बाद मान के चलिए जब स्पिनर्स आपके आएंगे, आप सोचेंगे स्पिनर्स पे अब बारी आती है, तो मान लीजिए संदीप आए या फिर ललित आए, जो भी स्पिनर्स टीम में आएंगे, स्पिनर्स बॉलिंग कराते नजर आएंगे, उन पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। बिल्कुल जी हाँ। अब मान के चलिए उनको अपना स्पेल करना शुरू किया, उनको शुरू में वो आए, थोड़ा बहुत उन्होंने समझा गया, अनबीटन रहे, बॉल उनकी समझ में नहीं आ रही है, उन्होंने विकेट्स निकालने शुरू किए। मान के चलिए उन्होंने 3 विकेट निकाल दिए। अब यहाँ श्योर तो है नहीं कि झड़ी लग जाए विकेटों की एकदम से आकर 3 विकेट, मान के चलिए दोनों ने मिलकर 4 विकेट अपने स्पेल्स में निकाल दिए, लेकिन उनका स्पेल भी तो फिर खत्म होता चला जाएगा, और फिर वही पेसर्स कहीं ना कहीं बाद में हमारे सामने नजर आते हुए आएंगे जिनकी परफॉर्मेंस उतनी अप टू द मार्क नहीं रही थी नई बॉल से। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जब स्पिनर्स के ओवर कोटे खत्म हो जाएंगे, तब जो एक्स्ट्रा बॉलर्स होंगे, मान के चलिए आपने कुशन मल्ला से कराया हो या फिर गुलशन जहाँ से बीच में खराब कराए, उसके बाद जो पेसर्स वगैरह आएंगे उन पे एक अच्छी खासी अटैक जो है सामने वाली टीम कर सकती है, क्योंकि उसके बावजूद भी उनके पास 5-6 विकेट बचे हुए रहेंगे, तो उनके लिए वो काफ़ी होगा, 5-6 विकेट से वो अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। तो अगर पेसर्स ने शुरू में नई बॉल से विकेट्स नहीं निकाले तो पूरा प्रेशर स्पिनर्स पे आ जाएगा। और अब यहाँ पर एक और जो सेकंड प्लेस की हम बात कर रहे हैं वो है स्पिनर्स का भी चलना, जरूर, और खास करके एक स्पिनर का चलना, दोनों में से क्योंकि एशियन रीजन में आप हैं, स्पिनर को चलना ही होगा। अब आप सोचिए, अब मान के चलिए पेसर्स चल गए, अब उस तरह से सोचिए, मान के चलिए पेसर चल गए, पेसर्स ने अपने 2 विकेट निकाल लिए और इकोनॉमिकल भी रहे, 10 ओवर में 45-50 रन सामने वाली टीम और 2 विकेट। 2 विकेट इंडिया पाकिस्तान के आपने गिराए तो डेफिनेटली फखर जमान, बाबर आजम उसमें हो सकते हैं, उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली उसमें हो सकते हैं, ये प्लेयर्स कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी शुरुआत, इंप्रेस आपने किया, लोगों को लगा वाह क्या बॉलिंग हुई है, बेहतरीन इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद स्पिनर्स की जब टैली आए, स्पिनर्स ढेरों रन्स के लिए चले गए, लैंड और लेंथ उनकी खराब रह गई, उन्होंने विकेट्स नहीं निकाले, इकोनॉमिकल नहीं रहे, तो फिर सारा मामला फिर से खराब हो जाएगा, फिर वही हाल हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों को एज अ पेयर, पेसर्स में से नई बॉल से विकेट्स निकालना और स्पिनर्स को भी उस शुरुआत को बनाए रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वो गुंजाइश नहीं है कि पेसर्स ने 2 विकेट ले लिए, चलो तो बहुत सी शुरुआत मिल गई, अब स्पिनर्स थोड़ा रन के लिए भी जाए तो कोई बात नहीं, वो रन के लिए इतना चले जाएंगे कि शायद 300 पार हो जाए।
तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात हो जाती है। बैटिंग यूनिट में जो हमने डाउन्स बताए हैं, उन डाउन्स में से परफॉर्मेंस निकल कर आनी जरूरी है अगर आप इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं चाहते हैं एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर यूनाइट होकर काम करना होगा। पेसर्स को नई बॉल से विकेट्स निकालने होंगे और स्पिनर्स को उनका सपोर्ट करना होगा विकेट्स भी निकालकर। ये याद रखिए, इकोनॉमिकल रहकर ओडीआई में ज्यादा लंबा फायदा होने वाला है, खास करके इस तरह के अपने बड़े ओपोनेंट्स के सामने। वो 2 मिनट लगता है। आप वेस्ट इंडीज वाला मैच उठाकर देखिए, वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल जो था, शुरू में ख्याल से 30-40 या 50 रन के अंदर 3 विकेट गिर गए और ओवर्स भी काफी सारे हो गए थे, अच्छे खासे ओवर्स, रन एकदम रेंग के चल रहा था। लेकिन आप देखिए वेस्ट इंडीज कहाँ 330-340 तक पहुंच गया। तो वो इशू नहीं होगा। आप इकोनॉमिकल जा रहे हैं तो वो लगेगा बहुत ही तारीफ, कुछ नहीं है। वो कोई ना कोई आएगा, ये 10 ओवर में आपके 110-20 मार के धो धा के पूरी इकोनॉमी की ऐसी कर देगा और टीम का स्कोर जो है वो 300-350 पहुंच जाएगा। वो इंप्रेसिव कैटेगरी में किसी भी हाल में आने वाला है नहीं। तो ये चीजें देखने वाली बात यहाँ पर हो जाएंगी। तो क्लियर है, कुशल नाम से सीधा सीधा कहते हैं जो होते हैं प्लेइंग 11 में अमूमन, कुशल आसिफ में से किसी एक को एक लंबी इनिंग खेलनी होगी इंप्रेस करने के लिए। 1 डाउन में भीम शार्की आते हैं, उन्हें गलत, सबसे पहले तो खराब शॉट से बचना होगा, प्लेटफॉर्म की इज्जत करनी होगी। उन्होंने खराब शॉट से ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंट किया है। 1 डाउन में आकर इस तरह के शॉट्स खेलना, अब उम्मीद है कि वो सीखे हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इमर्जिंग एशिया कप में वो सीख हमें देखने को नहीं मिली, इस बार देखेंगे कि क्या यहाँ पर वो सीखे हैं या नहीं, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है। उसके बाद कुशल मल्ला, उन्हें देखना होगा कि वो किस तरह से हिटिंग करते हैं अपने उस डाउन पर आकर, क्योंकि सिर्फ अंधाधुन बल्ला चलाते हैं या फिर समझते भी हैं कि लाइन कहाँ आ रही है, लेंथ कहाँ आ रही है, कब किस बॉल में मुझे शॉट लेना है। और स्ट्राइक रेट को बढ़ाकर खेलने का मतलब ये नहीं है कि मुझे हर बॉल पे छक्का या के लिए ट्राई करना है। पेसर्स को किस तरह से वो हैंडल करते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ऑलराउंडर्स में से कोई एक बैट के थ्रू यहाँ पर नजर रहेगी गुलशन झा पे, जिन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बहुत अच्छा इंप्रेस किया था। उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर। दीपेंद्र सिंह यारी भी वहाँ पर बैट से अगर वो कर पाए तो बेहतर है, लेकिन गुलशन झा पे भी अच्छी खासी नजर यहाँ रहने वाली है। और बॉलिंग यूनिट से एंड आपको क्या लगता है, अगर नाम लेकर चलना हो तो कौन से नामों पे आपको ज्यादा दारोमदार नजर आ रहा है? जरूर देखिए, आप सोमपाल कामी है, संदीप है, ललित ने अच्छी इंप्रेसिव बॉलिंग कराई है हाल फिलहाल में। अगर हम देखें तो काफ़ी बेटर रहेगा और बहुत बड़ा रोल होगा कि कितना ज़्यादा आप मिड फेस में आप कितना ज़्यादा अपने आप को इफेक्टिव, अपने आप को यूटिलाइज कर पाते हैं, वो सबसे बड़ा क्रूशियल होगा। क्योंकि वो 30 ओवर, बीच के जो 30 ओवर होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। वहाँ पर टीम ढेरों रन बना डालती है, वहाँ पर मिस फील्डिंग होती है, वहाँ पर एक्स्ट्रास जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर शुरुआत बड़ी भयंकर मिल गई है तो भी मिड फेस आपका ख़राब हो सकता है। अगर शुरुआत अच्छी मिल गई है तो कहीं स्पिनर्स उसको बिगाड़ ना दे, इस बात का डर है। लेकिन इंप्रेसिव परफॉर्मेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा सबको मिलकर बॉलिंग यूनिट में काम करना होगा। अगर पेसर्स नहीं चले हैं तो स्पिनर्स को साथ देना होगा, और अगर स्पिनर्स नहीं चले हैं तो पेसर्स को आकर ज़रूर वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू दिलाना होगा। कि अगर शुरुआत में ब्रेक थ्रू दिलाया है, फिर स्पिनर नहीं चल रहे हैं, तो बीच में आके भी उनको विकेट निकाल के देना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल काम लगता है इतने बड़े ओपोनेंट के सामने आकर दोबारा विकेट निकालना। क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे हो सकता है, 40 से 50 ओवर के बीच में आप मार रहे हैं, बल्ला चला रहे हैं, तो शायद पेसर को विकेट मिल जाए। लेकिन आकर एग्जैक्टली पुरानी बॉल से ये सोचकर आकर कि हाँ शायद इसको विकेट मिल जाए, एक बैट्समैन जमा हुआ है, क्या पता विकेट ले जाए, थोड़ा मुश्किल नजर आता है एक पेस बॉलर के लिए इतनी बड़ी टीम के खिलाफ जब इतना ज़्यादा गैप हो। बिल्कुल, और फिर ये भी देखना होगा कि उस टाइम पे जब वो आए हैं उस टाइम पे स्कोर वगैरह क्या हो गया है, बैट्समैन का माइंडसेट क्या है। अब मान के चलिए 200 पे 2 थे शुरुआत में, पेसर्स आए, उन्होंने 2 विकेट निकाल लिए, 40 रन का 2 था। उसके बाद स्पिनर्स ने विकेट ही नहीं निकाला, 200 पे 2 है, और फिर वो पेसर आए पुरानी बॉल से बॉलिंग कराने, तो डेफिनेटली बैट्समैन का जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग होगा उस मुकाबले। तो वो भी देखने वाली बात होगी। तो ओवरऑल ये चीज़ कहीं ना कहीं रखना चाहते थे। स्पेसिफिकली देखिए, बैटिंग यूनिट में आप 2-3 प्लेयर्स अगर स्ट्रांगली लंबा चल गए तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने में आप कामयाब रह सकते हैं। लेकिन डाउन्स वही होने चाहिए जो हमने आपके सामने रखा। लेकिन बॉलिंग यूनिट में कलेक्टिव परफॉर्मेंस देने की जरूरत होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बॉलर बहुत अच्छा बॉलिंग करा दे, बाकी चारों ने एकदम खराब बॉलिंग कराई, तो आप फिर से ऑफ ट्रैक हो जाएंगे और बैटिंग की पूरी जो मेहनत है उस पर आप पानी फेरते हुए नजर आ सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि नेपाल इन डाउन्स के जो प्लेयर्स हैं, खास करके कुशल आसिफ, भीम, कुशल मल्ला, गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह यारी भी अगर वो कर पाते हैं एज अ बैटिंग, यहाँ पर स्पेसिफिकली गुलशन झा की बात कर रहे हैं हम, सोमपाल कामी और वहाँ पर संदीप या ललित में से कोई एक, और करण भी यहाँ पर आ जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, लगातार एशिया कप की कवरेज जारी है। एशिया कप की प्लेलिस्ट को एक बार चेक करना मत भूलिएगा। बाय।